चुनाव आयोग, जिसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आपका भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है ना, इंडिया है। और लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने हेतु चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग उसी प्रकार कार्य करता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। एक निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, ठीक है। तो लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने हेतु भारतीय संविधान के तहत एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है ना। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 324 ध्यान में रखेंगे, चुनाव आयोग का उल्लेख। जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950, तो चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। उस समय एक ही चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई थी, जिनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था। 93 में 1993 ईस्वी में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया गया। उस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे और देश के प्राइम मिनिस्टर थे पी.वी. नरसिम्हा राव। तो पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को एक अध्यादेश लाया गया और चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि अन्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर अपना निर्णय देंगे, ठीक है। तो वर्तमान में भी चुनाव आयोग में 3 मेंबर हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल क्या है? तो इनका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो भी पहले हो, है ना, 6 वर्ष पूरा हो गया या 65 वर्ष पूरा हो गया, उसके अनुसार ये सेवानिवृत्त होंगे। और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल देख लिए। वेतन इनको सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान केंद्रीय संचित निधि से 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है, ठीक है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनको हटाने का क्या तरीका है? उनको उनके पद से हटाने का क्या तरीका है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा। ये महाभियोग संसद में किसके समान चलाया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है महाभियोग का, वही प्रक्रिया अपनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाया जा सकता है। हटाने का केवल एक ही तरीका है, संसद महाभियोग लगाकर इन्हें इनके पद से हटा सकती है। ओके, महाभियोग कैसा चलेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जैसा महाभियोग चलता है वैसा ही इन पर भी महाभियोग चलेगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य, फिर आगे बढ़ेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया है, सेवानिवृत्त हो गया, या अन्य चुनाव आयुक्त बना सेवानिवृत्त हो गया, तो दोबारा वह चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ओके,
दोबारा वह अन्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं होंगे। ओके, ये नियम है। उसके बाद देख रहे हैं कि अवकाश प्राप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो गए तो वह किसी भी लाभ के पद पर, चाहें कि कहीं जाकर अब दूसरा नौकरी करें, तो वह ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं रह सकते हैं। तीसरा, चुनाव आयुक्त में जो भी फैसला होगा वह बहुमत के आधार पर, यानी कि 3 मेंबर हैं चुनाव आयोग में, तो 2-1 के आधार पर फैसला होगा, निर्णय होगा, 2-1 के आधार पर फैसला किया जाएगा। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं सुशील चंद्रा, जो देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा ध्यान में रखेंगे। इनके पहले सुनील अरोड़ा थे 23वें। वर्तमान में सुशील चंद्रा, इधर एक सप्ताह पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई है। सुशील चंद्रा देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब आइए चुनाव आयोग का कार्य क्या है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना होगा कि चुनाव आयोग आखिर क्या काम करता है। तो चुनाव आयोग देश में 6 चुनाव संपन्न करता है। 6 चुनाव कौन कौन है, ध्यान से सुनेंगे। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल का मतलब विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा, तो चुनाव आयोग ही कराएगा। दूसरा, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, ध्यान से सुनेंगे कि लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं। अधिसूचना मतलब कि चुनाव कराने का आदेश देना, है ना, ये राष्ट्रपति करेंगे। और विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल देंगे। तो जब अधिसूचना जारी हो जाता है तो चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर चुनाव के कार्यक्रम की तिथि घोषित करता है, मतदान केंद्र की संख्या का निर्धारण, चुनाव के परिणाम की घोषणा, सारा चीज जिस दिन राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी हुआ उसी दिन से चुनाव आयोग एक्टिव हो गया, है ना। उस दिन के बाद जो है चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा कि कितने चरण में चुनाव होगा, है ना, कब कब चुनाव होगा, मतदान केंद्र कौन कौन सा होगा, चुनाव का रिजल्ट का डेट घोषित करेगा। ये सारा प्रक्रिया चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। तीसरा, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए आचार संहिता लागू करना, ये बहुत ही जरूरी। आचार संहिता पहले ये समझिए कि ये कब से कब तक होता है। जिस दिन चुनाव आयोग तिथि घोषित कर दिया चुनाव का, उस दिन से लेकर काउंटिंग तक, यानी कि मतगणना तक जो है आचार संहिता लागू रहता है। आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार के नियमों को बनाता है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके। अगर उन नियमों का उल्लंघन कोई व्यक्ति यानी कि उम्मीदवार करता है, राजनीतिक दल करता है या मतदाता करता है, तो उन पर चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये हुआ आचार संहिता। आचार संहिता जिस दिन लागू हुआ, है ना, अगर लोकसभा का चुनाव है तो केंद्र सरकार यानी सभी पूरे देश में, लोकसभा का चुनाव है तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया। अब कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, कोई भी नई घोषणा नहीं करेगी, नई योजना नहीं लाएगी, नया वैकेंसी जारी नहीं करेगी, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करेगी जिससे ऐसा लगता हो कि वह जनता को प्रलोभित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सारा पावर सीज हो जाएगा। सरकार बनी रहेगी, सरकार बनी रहती है, सरकार अपना काम करेगी लेकिन नया काम नहीं करेगी, है ना। अगर डीएम एसपी का ट्रांसफर भी करना है आचार संहिता के दौरान तो चुनाव आयोग ही ट्रांसफर करेगा। कोई भी अधिकारी का ट्रांसफर करना है तो चुनाव आयोग ही ट्रांसफर करेगा, राज्य सरकार नहीं करेगी। ओके, तो ये हुआ आचार संहिता। आचार संहिता 3 पक्ष के लिए होगा, उम्मीदवार, राजनीतिक दल, मतदाता के लिए। लेकिन विशेष रूप से आचार संहिता पर ध्यान जो चुनाव आयोग का लगा रहता है
वह उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवार पर ही ध्यान रहता है, क्योंकि उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है वह किसी भी तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करता है, इसलिए वह अक्सर आचार संहिता का उल्लंघन भी करता है। तो चुनाव आयोग का हमेशा नज़र किस पर रहेगा? उम्मीदवार पर जो चुनाव में खड़ा हुआ है। चौथा, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। अगर लोकसभा का या राज्यसभा का कोई मेंबर है या विधानसभा का कोई मेंबर है, वह आचार संहिता का उल्लंघन करके चुनाव जीत गया, बाद में चुनाव आयोग को लगा कि यह मेंबर जो है हमारे आचार संहिता का उल्लंघन करके चुनाव जीता है ना, तो चुनाव आयोग सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि इस मेंबर की सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो राष्ट्रपति उस मेंबर का जो लोकसभा की सदस्यता है रद्द कर देगा। चुनाव आयोग सिफारिश करेगा राज्यपाल को कि इस मेंबर की सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो राज्यपाल उस विधानसभा के मेंबर की सदस्यता रद्द कर देंगे और राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसा करने के लिए बाध्य है। ओके। पांचवा, प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग का नेतृत्व कर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 82 क्लॉज 1 में किया गया है। परिसीमन का इंग्लिश नाम है डेलिमिटेशन कमेटी। डेलिमिटेशन कमेटी का मतलब है चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना। चुनाव क्षेत्र का निर्धारण प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है। जनगणना के बाद जनसंख्या या तो बढ़ता है या घटता है, तो उस नई जनगणना के उपरांत परिसीमन किया जाता है, यानी कि जो चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र है, उसका फिर से निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। और फिर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 82 क्लॉज 1 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके। छठा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो है मतदाता सूची तैयार करना है ना। जब चुनाव का घोषणा हुआ तो मतदाता सूची तैयार करता है चुनाव आयोग। ओके। सातवां, राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। सारे राजनीतिक दलों को निर्दलीय उम्मीदवार है, अगर कोई अपने से खड़ा है तो वह उसे भी चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है। नियम क्या है? अगर कोई राष्ट्रीय दल है तो पूरे देश में उसका चुनाव चिन्ह अकेला होगा। हम लोग कमल छाप अगर बोलते हैं तो कमल छाप किसी दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता है बीजेपी के अलावा। हम लोग हाथ छाप खाते हैं तो हाथ छाप कांग्रेस का ही हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता है। दूसरा नियम, अगर राज्य स्तरीय पार्टी है ना, राज्य स्तरीय पार्टी मतलब किसी एक राज्य में ही उसकी गतिविधि है ना, तो चुनाव चिन्ह एक राज्य में दिया गया, कोई चुनाव चिन्ह उस पार्टी को दिया गया चुनाव आयोग, और वही चुनाव चिन्ह दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है ना, राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है तो एक चुनाव चिन्ह किसी एक पार्टी को ही दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह से ही पार्टी को प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग अगर कमल छाप बोलते हैं तो कहते हैं बीजेपी, हाथ छाप कहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, तो ये चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है। आठवां, बहुत ही महत्वपूर्ण, चुनाव जब कंप्लीट हो जाता है और विभिन्न दलों के द्वारा जीते गए सीटों के आधार पर, चुनाव कंप्लीट होने के बाद विभिन्न दलों के द्वारा जीते गए सीटों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा और राज्य स्तरीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय दल में देखते हैं, किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी प्रदान किया जाता है जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जीता हो, है ना। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा किसको दिया जाएगा? फिर से हम बोल रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि
लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा के ही चुनाव में, अगर विधानसभा का भी चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव में, है ना, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में कुल पड़े वैध मत, वैध मतलब जो काउंटिंग हुआ, जो जिस मत का काउंटिंग हुआ, तो कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% मत वह दल प्राप्त किया हो, तथा किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें अगर जीता हो तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। अथवा में अगर ये कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है तो दूसरा कंडीशन है, लोकसभा के कुल निर्वाचित सीटों का 2% अथवा कम से कम 11 सीटें 3 राज्यों से प्राप्त किया हो। लोकसभा में जो कुल निर्वाचित सीट है 543, उसका 2% प्राप्त किया हो, उसका 2% प्राप्त किया हो, अथवा कम से कम 11 सीटें 3 राज्यों से प्राप्त किया हो, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। ओके, अब आइए राज्य स्तरीय दल किसको कहते हैं। विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीता हो, है ना, राज्य स्तरीय दल का दर्जा विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6 मत प्राप्त किया हो, 6% मत प्राप्त किया हो, और साथ में विधानसभा की कम से कम 2 सीटें जीती हो, 2% नहीं 2 सीटें जीती हो। ओके, अथवा में है दूसरा कंडीशन, विधानसभा के कुल सीटों का 3% सीटें वह प्राप्त किया हो या 3 सीटें जीता हो, उसको चुनाव आयोग राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करता है। ओके, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में चुनाव आयोग जितना 6 प्रकार का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव, आपको बता दें लोकसभा का चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है ना। लोकसभा के चुनाव में इतनी जनसंख्या भाग लेती है कि बहुत सारे देशों की जनसंख्या से कई गुना अधिक केवल मतदाता हमारे देश में है। लोकसभा का चुनाव जो है एक प्रकार का लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये 3-4 महीने तक जो है सक्रियता इसकी लगी रहती है। तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश की आम जनता इसमें भाग लेती है। इसलिए ये दोनों चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग कार्य होता है। ठीक है, तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको जमानत राशि जमा करना होता है। जमानत राशि उन्हें जमा करना होगा, है ना। जमानत राशि जब वह नामांकन पत्र भरने जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार जो है डीएम के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरेंगे और उसी समय वो जमानत राशि जमा करेंगे। और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार एसडीएम के कार्यालय में नामांकन पत्र भरेंगे और उस समय वो अपना जमानत राशि जमा करेंगे। लोकसभा के चुनाव में सामान्य उम्मीदवार है, ओबीसी उम्मीदवार है तो 25,000 रुपया जमानत राशि जमा करना होगा, और अगर SC ST उम्मीदवार है तो 12,500 रुपया जमानत राशि जमा करना होगा। विधानसभा के चुनाव में सामान्य और ओबीसी को 10,000 रुपया और SC ST को 5,000 जमानत राशि जमा करना होता है। ये जो नियम बनाया गया है जमानत राशि का नियम, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद में बनाया गया था 1951 में। इसकी धारा है 34(1)(a) के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करना होता है। ठीक है, जमानत राशि रिफंडेबल होता है, ऐसा नहीं कि जमानत राशि रिफंडेबल नहीं, रिफंडेबल है, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा हुआ है उसको कम से कम कुल पड़े वैध मत का, उसको कम से कम कुल पड़े वैध मत का 1/10 अगर मत लाता है ना, तो उसका जमानत रिफंड हो जाएगा। अगर 1/10 नहीं लाता है तो उसका जमानत राशि
जब्त हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। तो जमानत जब्त होने का मतलब क्या है कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अगर उम्मीदवार को कम से कम 1/10 मत नहीं आया तो उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाता है। इसी को कहते हैं उम्मीदवार का जमानत जब्त होना। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार जो है, चुनाव आयोग के नियमानुसार एक उम्मीदवार 70 लाख रुपया, मैक्सिमम 70 लाख रुपया खर्च कर सकता है, और विधानसभा के चुनाव में 40 लाख रुपया खर्च कर सकता है ना। 70 लाख रुपया लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 40 लाख। ओके। अब आइए चुनाव में मत देना। चुनाव में मत देना ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत देश के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 साल पूरी हो चुकी है, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि 18 साल मतदाता का आयु पहले नहीं था। 61वें संशोधन 1989 के पहले, 61वें संशोधन 1989 के पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है। इस संशोधन 61वें संशोधन के तहत मतदाता की आयु कर दी गई 18 साल। तो अनुच्छेद 326 के तहत हम मतदाता, हम नागरिक अपने मतों का प्रयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में करते हैं, और चुनाव में मत देने का अधिकार हमारा संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार है। चुनाव में मत देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार, यानी कि संविधान के द्वारा दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो राजनीतिक क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए यह राजनीतिक अधिकार भी है। तो चुनाव में मत हम किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 326 के तहत चुनाव में मत देते हैं। 325 कहता है कि किस धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी वर्ग, किसी भी नागरिक को चुनाव में मत देने से रोका नहीं जा सकता है। चुनाव में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक और एक राजनीतिक अधिकार है। हम नागरिक अनुच्छेद 326 के तहत अपने मतों का प्रयोग करते हैं, और एक नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा राइट यही है कि राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है, हमें मत देने का अधिकार मिला हुआ है। हम लोग केवल 2 चुनाव में मतदान करते हैं, या तो आपको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मतदान करते हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर हम पंचायत के चुनाव में या वार्ड पार्षद के चुनाव में भी मतदान करते हैं। लेकिन राज्य और केंद्रीय स्तर पर हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपना मतदान करते हैं, और मतदान करके अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, और लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूती प्रदान करते हैं। ओके। तथ्य में क्या है? चुनाव आयोग 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन हेतु मतदान, निर्वाचन संबंधी विवाद, उपचुनाव और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का कार्य करती है। ये सब इस कानून के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। किसी क्षेत्र में एक उम्मीदवार एक साथ लोकसभा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। एक ही मान लो भागलपुर में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हो रहा है, तो एक उम्मीदवार या तो लोकसभा का चुनाव में खड़ा होगा या विधानसभा के चुनाव में। ठीक है। तीसरा, एक उम्मीदवार अधिकतम 2 जगह से ही, या तो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में अधिकतम 2 स्थानों से ही खड़ा हो सकता है। ओके। चौथा, किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार का समय सामान्यतः 14 दिन का होता है। सामान्यतः 14 दिन चुनाव प्रचार का समय होता है, मतलब सुबह 6 बजे के बाद, यानी सूर्योदय के बाद, और सूर्यास्त के पहले तक। सूर्यास्त के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया सकता। 14 दिन सामान्य है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो इस दिन को बढ़ाया भी जा सकता है, और चुनाव के तिथि से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार को समाप्त कर दिया जाता है। चुनाव के तिथि से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार को समाप्त कर दिया जाता है। चुनाव में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौन होता है? तो डीएम, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। ओके। लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना हम लोग पहले भी चर्चा किए कि राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। ओके। हाँ, तो चुनाव के दौरान अगर किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है ना, और चुनाव के दौरान ही किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई,
तो क्या उस दिन चुनाव होगा? नहीं। 7 दिनों के लिए उस क्षेत्र में चुनाव को टाल दिया जाएगा और उस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग कहेगी कि आप कोई अपना नया उम्मीदवार खड़ा करें। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है तो चुनाव रद्द नहीं होगा, चुनाव टाला नहीं जाएगा, उसी दिन चुनाव होगा जिस दिन होना है। ठीक है। उसके बाद आइए, चुनाव में मत देने के लिए स्याही लगाया जाता है, उंगली में स्याही लगाया जाता है। ये स्याही किस केमिकल का बना है? तो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। सिल्वर नाइट्रेट का ये मतदान का स्याही बना होता है। ओके। अब आइए, चुनाव सुधार के लिए कुछ कमेटियों का गठन किया गया। उसमें कौन कौन सी प्रमुख समितियां रही है, कमेटियां रही है, देखते हैं। तो 1974 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया था। 1974 में तारकुंडे समिति के सिफारिश के आधार पर, है ना, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संशोधन 1989 में किस कमेटी के सिफारिश पर? तारकुंडे समिति के सिफारिश। देखिए 1974 में ये सिफारिश लाया था, लेकिन सरकार के द्वारा कानून बनाया गया 1989 में। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। ठीक है। उसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया। चुनाव सुधार हेतु गठित की गई सबसे प्रमुख समिति कौन रही है? तो यही दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, है ना। ये क्या क्या रिकमेंड किया? सबसे प्रमुख कि मतदाता के पहचान के लिए सभी मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र बनाया जाए, है ना। हर एक मतदाता के पहचान के लिए मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र बनाया जाए। इसको ईपिक कहा जाता है। ईपिक का पूरा नाम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना। तो दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाया, जिसको हम लोग इलेक्शन कार्ड कहते हैं। और दूसरा, दिनेश गोस्वामी समिति सिफारिश किया कि फर्जी जो मतदान होता है, पहले मतदान होता था बैलेट बॉक्स में, बैलेट पेपर से, मतलब एक बक्सा होता था, उसमें जो है बैलेट पेपर जमा करना होता था, बैलेट पेपर से ही मतदान होता था। इसमें बहुत ज़्यादा बोकस वोटिंग, फर्जी मतदान होता था, बैलेट बॉक्स को ही लूट लिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति सिफारिश किया कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए, ईवीएम का प्रयोग किया जाए। कौन सी समिति रिकमेंड किया? दिनेश गोस्वामी समिति। 2 चीज़ रिकमेंड किया कि प्रत्येक मतदाता का फोटो पहचान पत्र बनाया जाए और फर्जी मतदान को रोकने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम की व्यवस्था की जाए। दिनेश गोस्वामी समिति। उसके बाद 1991 में बोहरा समिति का गठन किया गया। 1991 में यह समिति रिकमेंड किया कि चुनाव में अपराधीकरण को रोका जाए। चुनाव के समय आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को राजनीतिक दल टिकट नहीं दे। चुनाव में आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को राजनीतिक दल टिकट नहीं दे। चुनाव में अपराधीकरण को रोका जाए। बोहरा समिति 1991 में गठित किया गया था, यह रिकमेंड किया। ओके। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। इंद्रजीत गुप्ता समिति के गठन का उद्देश्य था कि चुनाव का व्यय निर्धारित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार जो है कितना चुनाव में व्यय करेंगे, उसकी राशि जो है वह निर्धारित करने के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया। ओके। तो ये सब प्रमुख समिति है ना। कौन कौन सा समिति? तो तारकुंडे समिति 1974 में, तारकुंडे समिति। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, ये सबसे प्रमुख समिति रही। बोहरा समिति 1991 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में गठित किया गया। ओके। अब आते हैं वर्तमान में कितने दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो 8 दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है ना, सीपीआई है, सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई एम का मतलब है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
है ना, 7वां तृणमूल कांग्रेस और 8वां नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी नई पार्टी है, ये नागालैंड में, मणिपुर में, है ना, आपको अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में काफ़ी सक्रिय है। और इसकी स्थापना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष P.A. सांगमा थे, उनके द्वारा किया गया नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो वर्तमान में 8 पार्टियां हैं जिनको कि चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे चुनाव आयोग देता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब आइए ईवीएम का निर्माण। ईवीएम के लिए तो सबसे पहले रिकमेंड किया दिनेश गोस्वामी समिति। तो ईवीएम का निर्माण जो है वह कौन सी कंपनी करती है? तो भारत सरकार की 2 कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। ये दोनों कंपनियां ही ईवीएम का हमारे देश में आपका जो है वह निर्माण करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। ईवीएम का पहली बार प्रायोगिक तौर पर प्रयोग 1982 में कोच्चि में किया गया था। कोच्चि में 1982 में किया गया था ईवीएम का पहली बार प्रयोग। विधानसभा के चुनाव में 1996 में किया गया था गोवा विधानसभा में। और लोकसभा में बृहत रूप से ईवीएम का प्रयोग जो शुरू हुआ 1999 के लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा में 96 और लोकसभा में 99 में। हालांकि पहली बार प्रयोग किया गया था 1982, केरल के कोच्चि में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में चुनाव आयोग के द्वारा 2 नया सुधार किया गया, है ना। क्या सुधार किया गया? तो सबसे प्रमुख सुधार जो रहा वह है वीवीपैट। ओके, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल पहली बार 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। जो लोग 2019 में या आपका 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किए होंगे वह देखे होंगे कि ईवीएम के साथ बगल में एक छोटा सा मशीन रखा था, उसमें स्क्रीन लगा हुआ था। ठीक है, वही मशीन है वीवीपैट। जब हम बटन दबाए ईवीएम का, किसी भी राजनीतिक दल के सामने वाला बटन दबाए ईवीएम का, तो जो मशीन, जो छोटा सा मशीन था, उसके स्क्रीन पर राजनीतिक दल का मतलब फोटो आ गया, है ना, और मतलब किस दल में आप मतदान किए यह स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए आता है। इससे पता चलता है कि आपका मतदान सही हुआ है और आप किस राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान किए हैं वह भी उसमें दिखाई देता है। तो ये एक छोटा सा मशीन है जो इस बात को सिद्ध करता है कि आपका मतदान सही पड़ा है, फर्जी मतदान नहीं हुआ है। तो ये वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जो कि 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयुक्त हुआ था। उसके बाद नोटा जो है वह नोटा का नाम है नन ऑफ द एबव, है ना। ये ईवीएम के सबसे नीचे वाला बटन होता है, नोटा लिखा हो रहेगा, नोटा नन ऑफ द एबव। ये पहली बार 2014 के चुनाव में पहली बार प्रयोग हुआ था नोटा का मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र में अगर उम्मीदवार खड़े, मान लें 5 उम्मीदवार खड़े हैं, हमको लगता है कि 5 उम्मीदवार में से कोई भी हमारे लायक नहीं है, अच्छा उम्मीदवार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नोटा में बटन दबा देंगे, अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। हम ऐसा नहीं कि उम्मीदवार हमारे लायक नहीं है तो हम मतदान करने नहीं जाएंगे, हम मतदान करने जाएंगे, क्योंकि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, एक नागरिक होने के नाते सबसे बड़ा राइट है, तो मतदान करने जाएंगे। लेकिन उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम नोटा में बटन दबा देंगे। ओके, 2019 के पहले नोटा में एक प्रोविज़न क्या था कि अगर किसी क्षेत्र में नोटा में सबसे अधिक मतदान हो गया, ठीक है, तो दूसरा नोटा के बाद जो दूसरा उम्मीदवार को जो सबसे अधिक मत आया था वह उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता था, दूसरा मतलब उम्मीदवार को। ठीक है,
जो सेकेंड उम्मीदवार था नोटा के बाद। 2019 में एक नया प्रोविजन किया गया कि अगर किसी क्षेत्र में नोटा में सबसे ज़्यादा मतदान होता है, ओके, तो दूसरे उम्मीदवार को विजयी घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस क्षेत्र में जो है मतदान को रद्द कर दिया जाएगा। उस क्षेत्र में चुनाव को रद्द करके फिर से नया चुनाव कराया जाएगा। और जब फिर से नया चुनाव कराया जाएगा तो पहले चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वह खड़े ना होकर उस राजनीतिक दल के दूसरे उम्मीदवार खड़े होंगे। ओके, तो ये नया नियम नोटा में 2019 के लोकसभा चुनाव से कराया गया। तो ये वीवीपैट और नोटा चुनाव आयोग का नया सुधार है जो 2-4 साल के दौरान ये किया गया। चुनाव आयोग आपको बता दें एक निष्पक्ष संस्था है ना, पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर दबाव रहित होकर किसी भी प्रकार का दबाव चुनाव आयोग नहीं लेती है और दबाव रहित होकर निष्पक्ष पूर्वक चुनाव कराती है। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्यूटी है कि निष्पक्ष तरीके से अहिंसात्मक तरीके से चुनाव को संपन्न कराना और जो है अधिक से अधिक जनता की भागीदारी को चुनाव में जो है वह भागीदार बनाना। तो चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के समान एक निष्पक्ष संस्था है। इसमें 3 अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे। 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। 325 कह रहा है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ मतदान करने से किसी भी नागरिक को रोका नहीं जा सकता है। चुनाव में 2 ही नागरिक चुनाव में मतदान नहीं करेगा और न ही खड़ा होगा। पहला कि अगर वह किसी अपराध के तहत अपराधी करार दिया गया हो, न्यायालय इसको प्रूव्ड कर दी है कि वह कोई हिंसा में ग्रसित था, अपराधी है, तो वह न ही चुनाव में मतदान करेगा और न ही चुनाव में खड़ा होगा। दूसरा, अगर वह पागल घोषित कर दिया गया हो तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए वह न ही चुनाव में खड़ा होगा न ही मतदान करेगा। अन्य जितने नागरिक हैं, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 325 के में इसका उल्लेख है। 326 के तहत हम नागरिक अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो 2 चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। ओके।